आज निर्मला की शादी की सालगिरह थी। घर में काफ़ी मेहमान आते हैं और निर्मला की बेटी पारुल को देखकर निर्मला से पारुल की शादी की बातें करने लगते हैं। वैसे भाभी, जहाँ तक मुझे पता है पारुल की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? फिर आपने इसकी शादी का क्या सोचा है? शादी वादी करनी भी है या नहीं? अभी कहाँ, ये लास्ट साल है इसका। फिर पारुल कह रही थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए मैंने तो अभी उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। भाभी, जब मैं कंवारी थी ना तो आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी शादी के लिए, याद है ना? और आज जब आपकी खुद की बेटी घर में बैठी है तो आपको कोई चिंता ही नहीं हो रही। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी शादी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कराई थी, वो तो माँ का फैसला था। और तुम भी तो तैयार थी ना शादी के लिए, पर पारुल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। बेटियाँ तैयार होती नहीं है भाभी, उन्हें शादी के लिए तैयार करवाया जाता है। आज मैं बोल रही हूँ, कल को कोई और बोलेगा। मेरी बात पर गौर करना आप। निर्मला की ननद उसकी कान भरने की कोशिश करती है, पर निर्मला अपनी ननद की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर कहते हैं ना, जब जवान बेटी घर में होती है तो रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों की नज़र भी उन्हीं पर होती है। अरे चाची, और कितना पढ़ाओगी अपनी पोती को? इससे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई, अब इसकी भी शादी कर दो। चाची, मैं नहीं कर रही हूँ कोई शादी वादी, अभी मुझे पढ़ना है और मेरी किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है। अरे हो जाएगी पारुल की भी शादी, अभी वो पढ़ना चाहती है और मेरी पोती अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। ठीक है चाची, अगर अभी आप अपनी पोती की शादी नहीं कराना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लड़का अच्छे घराने से था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भतीजी का रिश्ता तय कर दूँ। पर आपको तो मंजूर नहीं है ना, अब क्या कर सकते हैं, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। पारुल की चाची उषा के कान भरकर चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, पर उषा के दिमाग में अब भी अपनी दूर की बहू की बातें घूम रही थी। ऐसे ही एक दिन पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। उसको जींस टॉप में कॉलेज जाता देख उषा पहली बार किसी और के भड़काव में आकर अपनी पोती पर रोक टोक करती है। निर्मला बहू, बेटी बड़ी हो गई है, इसे कुछ समझा, घर के काम करवा। इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर बोल इसे कॉलेज ना जाया करे, 4 लड़कों की नज़र रहती है। दादी, आपको क्या हो गया है? मैं पहली बार तो जींस टॉप नहीं पहन रही हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आ रही हूँ। और प्लीज़ आप ना औरों की दादियों की तरह पुराने ख्यालात वाली मत बनो। आप मेरी मॉडर्न दादी हो, मॉडर्न ही बन के रहो। मैं कोई पुराने ख्यालातों की नहीं हूँ, बस आजकल दिन समय ठीक नहीं है और वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आज तक मैंने क्या कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करी है? माँ, दादी को क्या हो गया है? दादी को कुछ समझाओ ना, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं आज कैसी बातें कर रही हैं दादी। ऐसा नहीं बोलते पारुल, तू कॉलेज जा, मैं तेरी दादी से बात कर लूँगी। और माँ जी, आप रहने दीजिए ना, समय के साथ वो भी सब समझ जाएगी, अभी बच्ची है। निर्मला अपनी सास की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी बेटी को उषा के गुस्से से बचा लेती है। पर निर्मला की ये बात उषा को बहुत बुरी लगती है और वो निर्मला से नाराज़ हो जाती है। शादी की उम्र हो गई है, घर संभालने लायक बेटी हो गई है और मुझे समझा रही है कि अभी तक उसकी बेटी बच्ची ही है। मुझे क्या, जो करना है करे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इस घर में मेरी चलती ही कहाँ है? इस तरह से उषा निर्मला को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं। अरे रोहित, अशोक, तुम दोनों यहाँ अचानक? आने से पहले बता तो देते, कुछ काम था क्या? हमें पता था, हमेशा की तरह इस बार भी प्रीति का बर्थडे भूल गई होगी, इसीलिए हम तुझे याद दिलाने के लिए आ गए। हमने प्रीति के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है। रात को हम उसका किडनैप करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बोल, हमारे साथ चलेगी ना? पारुल कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ उषा आ जाती है और अपने घर में लड़कों को और रात की पार्टी के बारे में सुनकर तिलमिला जाती है, जिसके बाद वो सबके सामने पारुल को और उसके दोस्तों को खरी खोटी सुनाने लगती है।
कहा था मैंने निर्मला को, हाथ से बेटी निकल रही है, पर मेरी क्या सुनेगी। अब देखो घर पर आने लगे लड़के, अब लड़कों के साथ जाएगी इस घर की बेटियां रात को पार्टी करने। तुझे लड़कों के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पार्टी करनी है घर पर करना। अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी। दादी आप कैसी बात कर रही हैं, मेरे दोस्त घर आए। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आज ना मेरी दादी मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है और वो तुम पर भी नाराज़ हो रही है। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। सॉरी दादी जी, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो, और तू हमें कॉल करके बता देना। पारुल के दोस्त चले जाते हैं, पर उषा का गुस्सा शांत नहीं होता। पारुल अपनी दादी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर उषा अपनी ज़िद नहीं छोड़ती, जिसके चलते पारुल दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए नहीं जा पाती और वो भी घर में सबसे नाराज़ होकर बैठ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निर्मला की पड़ोसन उषा के कान भरने लगती है। अम्मा जी, तुम्हारी पोती तो सच में बिगड़ गई है। बताओ भला, ऐसा भी कौन सा कॉलेज जाती है जो रात के 8 बजे आती है। कल मैंने ना उसे कुछ लड़कों के साथ देखा। अरे उन लड़कों के साथ ऐसे हंसते हुए आ रही थी कि क्या बताऊं। मुझे तो डर लगता है कहीं पारुल हमारे मोहल्ले का नाम ना बदनाम कर दे। अपने काम से काम रखो। मेरी पोती मुझसे पूछ कर जाती है हर जगह, और मेरी पोती ऐसी नहीं है मोहल्ले का नाम खराब करने वाली। तुम अपनी बेटी संभालो। उषा अपनी पड़ोसन को मुंह तोड़ जवाब तो दे देती है, पर पारुल की शिकायत मिलने पर उषा पूरा घर सर पर उठा लेती है। बहू अपनी आँखों की पट्टी हटा। पारुल से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है और एक हमारी पारुल है जो बाहर लड़कों के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। उसकी यही हरकत रही तो तूने सोचा है रिश्तेदार और 4 लोग क्या कहेंगे। माँ जी, आप तो अपनी पोती पर विश्वास रखिए। हमारी पारुल ऐसी नहीं है, और आप जिसकी बात सुनकर नाराज़ हो रही है ना, उसकी तो आदत ही है इधर की चुगली उधर करने की और लोगों के घरों में आग लगाने की। बहू ऐसे ही आग नहीं लगती, जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है। और उसकी बातों पर मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ और ना ही उसके बहकावे में आ रही हूँ। पर तू सच बताना, कुछ दिन पहले भी अपने घर में लड़के आए थे या नहीं? तू मान या ना मान, अब मुझे पारुल के लिए डर लगता है। इतना बोलकर उषा अपने कमरे में चली जाती है। उषा की बातें सुनकर निर्मला भी घबराने लगती है, और रात को जब उषा का बेटा विवेक घर आता है तो निर्मला अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए, मुझे पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, पर कुछ दिनों से उनका रवैया पारुल के लिए ठीक नहीं है। वो हर छोटी बड़ी बात पर पारुल को डांटती है और मुझे भी सुनाती है। अरे इतना परेशान क्यों होती हो? मेरी माँ औरों की माँ की तरह नहीं है, पुराने ख्यालों वाली। वो सब समझती है। अगर वो कुछ कह रही है तो उन्होंने कुछ देखा होगा। उनकी बातें भी सुन लिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। निर्मला अपनी परेशानी विवेक को बताती है, पर विवेक उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन पारुल की नौकरी लग जाती है। पारुल ये खुशखबरी अपने घर वालों को देती है, पर ये खुशखबरी सुनकर उषा ज़रा भी खुश नहीं होती। पारुल बेटा, 15-20 हज़ार की नौकरी पाकर तो तू ऐसे उछल रही है मानो जैसे तूने कोई जंग जीत ली हो। अरे हमने क्या तेरे ऊपर इतने पैसे इसलिए खर्च किए ताकि तू 15-20 हज़ार की नौकरी कर सके? हैं? सरकारी नौकरी करती तो फिर भी मैं मानती। दादी मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, और खुद के बिजनेस के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, और ये पैसे मैं अपनी मेहनत से जोड़ना चाहती हूँ। बस इस लड़की से बड़ी बड़ी बातें करवा लो। निर्मला बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इसे नौकरी पर भेजने की। पारुल, तू कल से नौकरी पर नहीं जाएगी, और इसके लिए लड़का देखो। हम इसकी इसी साल शादी करेंगे। शादी की उम्र में नौकरी करेगी। दादी, मैं अभी आपकी तरह बुढ़िया नहीं हुई हूँ जो शादी कर लूँ। मेरे पास अभी बहुत समय है, और इस समय में मुझे सबसे पहले अपना करियर बनाना है, ना कि चूल्हा चौका करना है। देख रही है बहू, किस तरह से तेरी बेटी मुझसे ज़बान चलाने लगी है।
इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पारुल, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों का लिहाज करना भूल गई है क्या? वो दादी है तेरी, दादी से कोई इस तरह से बात करता है? माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी दादी है और मैंने कभी दादी से ऐसे बात नहीं की और ना ही दादी इस तरह की हरकतें करती थी। पर कुछ दिनों से पता नहीं दादी को क्या हो गया है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर रोक टोक करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा जीना ही हराम कर दे। इतना बोलकर पारुल गुस्से में वहाँ से तिल मिलाते हुए चली जाती है। पारुल का ये गुस्सा देखकर उषा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अपनी सास को रोता देख निर्मला उषा को समझाने की कोशिश करती है, पर उल्टा उषा ही उसे समझाने लगती है। अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ ना, इसीलिए मेरी पोती मेरी कदर नहीं करती। पर बहू, मैं अपनी पोती का भला चाहती हूँ। जब चार लोग ये कहते हैं ना, पारुल बिगड़ गई है, लड़कों के साथ घूमती है, पूरी रात पार्टी करती है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, हम लापरवाह है, इसकी शादी नहीं करवा रहे तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। पर अब पारुल को कौन समझाए जब उसकी माँ ही समझने को तैयार नहीं। माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, आपको पारुल की चिंता है, पर आप ही बताइए, मैं बिना उसकी मर्ज़ी के उसकी शादी कैसे कर दूँ? और अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर वो थोड़ा सा समय मांग रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहू, अगर कल को तेरी बेटी कहेगी कि उसे शादी ही नहीं करनी, तो क्या तू अपनी बेटी को सारी उम्र अपने पास बिठा कर रखेगी? उषा की बातों का निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, पर पारुल भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ती और अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी कंटिन्यू करती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद पारुल अपने माता पिता से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बात करती है। पापा, मुझे आगे पढ़ना है और उसके लिए मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ। बस यही दिन देखने को रह गया था। और मत सुनो मुझे बुढ़िया को, मैं तो हमेशा गलत ही रहती हूँ ना। और पढ़ाओ बेटी को, विदेश भेजो, ताकि फिर वो हम सबको अपना मुंह ही ना दिखाए और वहीं किसी बिगड़े लंगरेज से शादी करके बैठ जाए। माँ, अब तो बेकार में ही नाराज़ होती रहती हो। अगर पारुल और पढ़ना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? हर किसी का सपना होता है। मानती हूँ बेटा, हर किसी का सपना होता है, पर इंसान अपने एक सपने पर टिका रहता है और उसे पूरा करता है। पर तेरी बेटी के सपने तो हर रात बदलते हैं। अभी 1 साल पहले इसे बिजनेस करना था, अब इसे विदेश जाना है। देखा पापा, दादी फिर से शुरू हो गई। पता नहीं दादी को क्या हो गया है, कैसी खड़ूस सी बनती जा रही हैं। माँ, अगर पारुल आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना उसे, शादी भी हो जाएगी। कौन सा हमारी बेटी की उम्र निकल गई है अभी? कोई बात नहीं पारुल, तुझे पढ़ाई करनी है कर, भगवान ने चाहा तो तू अब्रॉड भी चली जाएगी। और चढ़ाओ बेटी को सर पर, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? मुझ बुढ़िया के सपने किसी को नजर नहीं आते। अरे अपने जीते जी मैं अपनी पोती की शादी ही तो देखना चाहती हूँ बस। आगे की पढ़ाई की बात सुनकर उषा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, पर उसकी इस नाराज़गी को उसकी खुद की बेटी हवा देती है और अपनी माँ के कान भरती है। क्या माँ, भैया भाभी पारुल को और पढ़ा रहे हैं, विदेश भेजना चाहती हैं? माँ, भैया और भाभी का दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। भले ही तुम खाना पीना छोड़ दो, पर तुम्हें इस बार ना अपनी ज़िद मनवानी होगी और पारुल के हाथ पीले करवाने होंगे, वरना ऐसा ना हो कि विदेश जाकर किसी विदेशी से शादी कर ले और वहीं सेट हो जाए। ये तो हमारी नाक कटवा देगी। तू सही कह रही है बेटा, मेरे घर का जमाई कोई विदेशी हो मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम शुद्ध शाकाहारी और वो विदेशी लोग जो मिलता है खा लेते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पारुल की शादी इसी साल होगी। उषा आस पड़ोस के लोगों की और अपने रिश्तेदारों की इतनी बातें सुनने लगती है कि अब वो उन्हीं के हिसाब से चलती और अपनी बेटी के भड़कावे में आकर ठान लेती है कि वो इसी साल पारुल की शादी करवाएगी। और अब पारुल की शादी के लिए उषा खुद एक रिश्ता देखती है और अपने बेटे बहू से कहती है, मैं अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। ले देकर मेरी एक ही तो पोती है,
मैंने ना अपनी पोती के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। इस रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। पर माँ जी, आप जानती है ना, पारुल अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है। उसने अब नौकरी भी छोड़ दी है। आपको तो खुश होना चाहिए। बहू, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती क्या कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी है। उसने नौकरी छोड़ी है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि वो विदेश जा सके। उषा और निर्मला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पारुल आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। जिस पर पारुल अपनी दादी से कहती है, दादी, आपको हो क्या गया है? मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों देखा? आप जाकर लड़के वालों को मना कर दीजिए। अभी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे शादी के बारे में नहीं सोचना। पारुल, मेरे मना करने से कौन सा तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? इसीलिए मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। शादी के बाद तू अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना, और रही विदेश जाने की बात तो अपने पति के साथ चली जाना। मैंने तेरे लिए जो लड़का देखा है ना, उसकी अमेरिका में नौकरी है। तुम दोनों पति पत्नी एक साथ विदेश में रहना, कमाना और खाना, और हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारे घर की बेटी सही जगह सही सलामत है। अकेली तो विदेश जाएगी, कल को तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे बेटा? हम तो बस रोते रह जाएंगे। माँ, दादी को समझाओ ना। निर्मला बहू, मैं तेरी पोती की कोई दुश्मन नहीं हूँ। बेटी की जिद मत देख, एक माँ बनकर सोच। और मुझे बता, क्या मैंने गलत फैसला लिया है? पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। अरे मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी पोती का सपना पूरा हो। लड़का अमेरिका में नौकरी करता है। शादी के बाद वो पारुल को भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। वहाँ जाने के बाद पारुल के लिए और आसानी हो जाएगी और उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं। पारुल बेटा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। जब तक तेरी उम्र नहीं थी तब तक मैंने तेरा साथ दिया ना। और बेटियों की शादी सही उम्र पर हो जाए तो अच्छा लगता है। तू ही बता, तेरे दोस्तों की भी अब तो शादी हो गई है ना। मान भी जा बेटा। उषा निर्मला को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। अब निर्मला उषा के साथ मिलकर पारुल को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से पारुल शादी के लिए मना नहीं कर पाती और आखिरकार उषा पारुल की शादी करवा ही देती है। विनीता के ससुराल में वैसे तो सब उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं होने की वजह से सास दिन रात बहू को ताने सुनाती रहती है। एक सुबह परिवार साथ बैठा नाश्ता कर रहा होता है। बस सबको उनकी पसंद का नाश्ता ही बना कर देती रहना, पर शादी के 5 साल बाद भी इस घर को एक बच्चा मत देना। माँ, कभी तो भाभी को शांति के सांस लेने दो। तुम रोज वही नाटक करते थक नहीं जाती क्या? मैं घर की खुशी के बारे में सोचूं तो नाटक, और तुम्हारे बेटे बहू की वजह से मुझे जो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ती है उसकी किसी को फिक्र नहीं। इसी के साथ कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए सास नाश्ता करने बैठती है, जिसके बाद राहुल और योगेश ऑफिस चले जाते हैं और विनीता घर का काम करने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोस की आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है। योगेश की मम्मी, लो मिठाई खाओ, मैं दादी बन गई, पोती हुई है, कल घर में हवन है। मुबारक हो, हम जरूर आएंगे। वो क्या है ना, सिर्फ तुम, साथ में भाई साहब योगेश और राहुल को ही बोलना। हाँ। पड़ोसन की बात से सास को समझ में आ जाता है कि वो विनीता को साथ ना लाने के लिए बोल रही है, जिस पर वो कोई जवाब ना देकर बस सिर हिला देती है और पड़ोसन चली जाती है। सुबह से शाम होती है और रात को खाना खाते हुए एक बार फिर बच्चे की बात शुरू हो जाती है। माँ, आपको पूरा समय बच्चे और भाभी को ताना देने की बात के अलावा कुछ याद नहीं रहता क्या? राहुल, तुम्हें मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही। लो, अब इनका भी ज्ञान सुनो। सुबह पड़ोसन घर आए बच्चे के हवन में
बहू को साथ मत लाना बोल गई, और यहाँ मेरे घर वाले बच्चे की बात तक नहीं करना चाहते। मैं ही पागल हूँ जो इस घर, समाज और परिवार के बारे में सोचती रहती हूँ। माँ, आपको पड़ोसियों की बात से ज्यादा अपने परिवार की खुशी से फर्क पड़ना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर घर में बच्चे की बात और सास के तानों को लेकर बहस छिड़ जाती है, जिससे परेशान विनीता रोते हुए डिनर टेबल से उठकर चली जाती है। अरे कैसे पति हो यार तुम? पत्नी भूखी रोती हुई चली गई और तुम्हें यहाँ बिरयानी पर चर्चा करनी है। जाओ उन्हें चुप कराओ। योगेश उठकर कमरे में जाता है जहाँ विनीता अकेली बैठी रो रही होती है। अरे बस भी करो ना, तुम्हें तो मम्मी की आदत पता है, फिर क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? मुझे मम्मी के शब्द नहीं, लेकिन उनकी भावनाएं दुखी करती हैं। उनका पोते या पोती की चाहत रखना कुछ गलत तो नहीं है। अरे चाहत गलत नहीं, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका भी तो सही नहीं है ना। और हम जो उनकी चाहत को ना पूरा कर सकते हैं, ना ही उन्हें सच्चाई बता रहे हैं, क्या ये सही है? विनीता की बात पर योगेश चुप हो जाता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। तानों का सिलसिला चलता रहता है। एक दोपहर राहुल किसी काम से घर वापस आता है तो घर खाली देख भाभी को ढूंढता हुआ उसके कमरे की तरफ जाता है, जहां उसे विनीता की फोन पर बात करते हुए आवाज सुनाई देती है। यार कितनी भी कोशिश कर लूं, घर वाले कभी नहीं समझने वाले। कभी कभी तो मन करता है सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर मैं चली गई तो न जाने दूसरी लड़की आकर सब सच्चाई जानकर योगेश और परिवार की इज्जत कर पाएगी या नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो भाभी को सुसाइड का ख्याल आ गया? उस वक्त तो राहुल चला जाता है, लेकिन उसी रात मौका मिलते ही भाई भाभी के पास पहुंच जाता है। भाई भाभी, माफ करना अगर मैं आपके किसी पर्सनल मैटर के बीच बोल रहा हूँ, पर अगर बात इस हद तक आ जाए कि भाभी के जहन में सुसाइड की बात आए तो मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे बताओ प्लीज, क्या हुआ है? क्या? सुसाइड? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो विनीता? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर और नहीं। मैं अभी जाकर सबको सच्चाई बता देता हूँ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? योगेश अपने भाई को सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर राहुल हैरान तो होता है, पर साथ ही उन्हें घर वालों को सच्चाई बताने से रोक देता है। अगली सुबह तीनों मम्मी पापा के उठने से पहले ही घर से निकल जाते हैं। राहुल, विनीता, योगेश, अरे सब कहाँ चले गए? जरूर तुमसे परेशान होकर बच्चे घर छोड़ गए। सास ससुर में नोक झोंक चल ही रही होती है। इतनी देर में वो तीनों घर के अंदर आते हैं। विनीता की गोद में एक नन्ही छोटी सी बच्ची होती है। सुबह सुबह तीनों कहाँ गायब हो गए थे? अरे ये बच्चा किसका उठा ले आए हो? किसका क्या मम्मी, आपकी ही पोती है। क्या? मेरी पोती? अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? जब हमने इसे बेटी मान लिया तो आपकी पोती भी बन गई ना माँ। अरे ऐसे कैसे किसी की भी बेटी को मैं अपनी पोती मान लूं? बच्चा पैदा करने के लिए बोला था, किसी भी बच्चे को उठा लाकर हमारे सर पर बिठाने के लिए नहीं। माँ आप डिसाइड कर लो, बच्चा चाहिए या नहीं, क्योंकि अब अगर इसे नहीं अपनाया तो दोबारा भाभी को बच्चे के लिए ताना भी मत देना। आखिर तुम सब करना क्या चाहते हो? साफ साफ बताते क्यों नहीं कि बच्ची किसकी है? पापा जी, बच्ची हमारी ही है, हम बस मम्मी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरी इच्छा अपने बेटे के बच्चों को देखने की है, किसी गैर के खून को अपना बनाने की नहीं। अरे अगर खुद माँ नहीं बन सकती तो कम से कम मेरे बेटे को तो अनजान बच्चे पालने पर मजबूर मत करो। अरे अब बस बहुत हो गया ड्रामा। योगेश, मैं ना तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। बिल्कुल सही माँ, करवा लो। मैं तो कहता हूँ कि अगर दूसरे से भी बच्चे पैदा ना हो तो तीसरी, चौथी, पांचवी, अरे शादी करवाती रहो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि सारे इल्जाम बहू पर ही क्यों। क्या तुम्हारे बेटे के अंदर कमी नहीं हो सकती माँ? अरे शर्म कर, भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपने ही भाई पर उंगली उठा रहा है। वो सही कह रहा है माँ, कमी विनीता में नहीं मेरे अंदर है, लेकिन बचपन से हमारे अंदर बोया वो बीज
कि तुम लड़के हो, मजबूत हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। इसने सब कुछ इतना खराब कर दिया कि मैं खुद अपने आप की सच्चाई सामने आने पर उसे झेल नहीं पाया। सोचने लगा कि अगर सच्चाई बाहर आई तो क्या होगा। जिस वजह से इतने सालों तक विनीता की कोई गलती ना होते हुए भी बिना एक शब्द बोले सबकी कड़वी बातें सुनती रही। मुझे माँ नहीं बन पाने का उतना दुख नहीं जितना इस बात का होता है कि क्यों लोगों की नज़रों में माँ बनना इतना ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से कोई औरत माँ नहीं बन पाती तो उसकी इज्जत तक करना छोड़ देते हैं। दुनिया में लाखों बच्चों को घर, परिवार और प्यार की ज़रूरत है। हम उन्हें भी तो वही प्यार दे सकते हैं, फिर अपने पराये का भेदभाव क्यों? वैसे माँ, ये बच्ची पड़ोस वाली आंटी की पोती है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम भी अपने घर लक्ष्मी ला सकते हैं। सारी सच्चाई जान, सुन और समझकर सास को अपनी कही सब बातों पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अनाथालय जाकर एक नहीं 2 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और परिवार खुशी से रहने लगता है। काश ऊपर वाला एक बच्चा दे देता, मेरी सूनी गोद न जाने कब ऊपर वाला भरेगा। तभी वहां लता की बुआ की बेटी शीना आ जाती है। अरे दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? सब हो जाएगा। आपने क्या किसी का बुरा किया है जो आपको भगवान बच्चा नहीं देंगे? लता और शीना की खूब पटती थी। दोनों बहनों की शादी भी एक ही शहर में आसपास ही हुई थी। तू है तो सहारा रहता है, वरना किससे बात करूं, किससे दुखड़ा रूं। प्रकाश तो कहते हैं ठीक है, हम एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी बिता देंगे, लेकिन तभी लता का पति प्रकाश आ जाता है। अरे क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। प्रकाश लता को बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि वो बच्चे के लिए परेशान हो। क्यों जीजाजी, आपको नहीं लगता कि बच्चा हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अरे कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बच्चा करना ही नहीं चाहते, बस एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे लता, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी भी ना ये शीना जैसी हो जाएगी। शीना को प्रकाश की बात बुरी लगती है। क्यों, ऐसी क्या बुरी है मेरी जिंदगी? अब देखो, मैं और लता तो कहीं भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, 2 पहिए गाड़ी में भी आराम से जिंदगी चल रही है। तुम हो क्या मेरी लता की तरफ फ्री? बस बच्चों में बेवजह उलझी रहती हो, ना चोटी करने का समय, ना खुद के लिए तैयार होने का। अभी भी देखो कैसी लग रही हो। शीना को प्रकाश की बात अच्छी नहीं लगती। तब पास खड़ी लता शीना को समझाती है। अरे तुम्हारे जीजा जी की तो आदत है मजाक की, जानती हो ना। प्रकाश, जिसे शीना से जलन थी क्योंकि उसके बच्चे थे, वो अमीर थी और उसका पति प्रकाश से ज्यादा कमाता था, लेकिन लता और शीना के बीच के प्यार को देखकर वो कुछ नहीं कहता था। कोई बात नहीं दीदी, अच्छा मैं चलती हूँ, छोटी वाली के उठने का वक्त हो गया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो लता, इन सब से कम तुम बची हुई तो हो। अच्छा शीना, तुम जाओ, हम पति पत्नी भी घूमने जाएंगे। शीना तो चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद कैसी बात कर रहे थे आप? बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या बोल रहे हो। पता है ना कितना प्यार है हम दोनों बहनों में। बचपन से ही शीना मुझे कोई कमी नहीं होने देती है, आज भी ऐसी ही है। हाँ तो बोल दो, एक बच्चा तुम्हारे लिए भी पैदा कर दे। अरे ये करे तब तो माने। कितना इलाज करवा लिया हम लोगों ने, 10 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब हम क्या करें? रोते रहे क्या बैठकर? इतना ही प्यार है बड़ी बहन के लिए तो कर दे बच्चा। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, कल ही मैं उसके घर जाकर बात कर लेती हूँ। अगले दिन लता शीना के घर जाती, जहाँ उसकी सास। अरे लता बेटा, आओ आओ, कैसी हो? कुछ हुआ क्या? मतलब बच्चे की कोई खुशखबरी है? अब हो तो दे दो। मेरी कोख भरना तो आंटी जी आप लोगों के हाथ में है, खासकर आपके। आप तो जानती हैं शीना और मेरे बीच में कितना प्यार है। माँ जी, शीना एक बच्चा मेरे लिए पैदा कर देना। अरे क्या करेगी इसका बच्चा लेकर? सिर्फ लड़की ही पैदा करना आता है इसको? देखा नहीं 2-2 लड़कियां हैं, तेरे लिए भी लड़की पैदा कर देगी। फिर तेरे सर का दर्द, शादी ब्याह।
आंटी जी बस मेरी कोख भर जाए। लड़की हुई तो क्या हुआ, लक्ष्मी का प्रसाद मान लूंगी माँ जी। बस आप मान जाए तो शीला को मैं मना लूंगी। ले, मुझे क्या है, लड़की चाहिए तो ले ले, बोल दे तेरे लिए भी एक बच्चा पैदा कर देगी। लता के जाने के बाद शीना का पति कहता है, देखो शीना, मुझे लता में कोई कमी नहीं लगती, लेकिन प्रकाश एक नंबर का चालाक और गंदा आदमी है। उससे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम्हारे पास आया है बच्चे के लिए। हमें क्या करना है प्रकाश जीजू का? लता दीदी परेशान है, हम मदद कर सकते हैं तो कर देते हैं, सोच लीजिए। देख शीना, बच्चा तीसरा हो या 10वां, माँ के लिए जिगर का टुकड़ा होता है। तुम दे सकती हो अपना बच्चा, मैं तो नहीं दे सकता। और क्या पता इस बार लड़का हो जाए। शीना पति की बात नहीं मानती और पूरे परिवार को शीना के फैसले के सामने झुकना पड़ता है। फिर एक रोज, लता दीदी बधाई हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह शीना, मैं बता नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। लता प्रकाश को ये बात बताती है और प्रकाश को न जाने क्या सोचती है। वो शीना से कहता है, देखो शीना, इस बच्चे के इलाज का खर्चा मेरा होगा। लता को पैसे देते हुए कहता है, लता, शीना को डॉक्टर को दिखा दो और जो भी बिल होगा वो ले आना, मैं एक फाइल बना दूंगा। इलाज से लेकर बच्चे के होने तक जो भी खर्चा होगा वो हम लोग करेंगे। पर क्यों? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और अरुण को ये बात पसंद नहीं आएगी। जीजा जी, आप लोगों को स्वस्थ बच्चा देने की जिम्मेदारी ली है तो हम दे देंगे। वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर किसी का एक पैसे का भी एहसान हो। वो क्या है ना, किराया तो देना होगा ना तुम्हारी कोख का। लता भी प्रकाश की बात पर गुस्सा होती है, लेकिन प्रकाश नहीं मानता। शीना भी पति को कुछ नहीं बताती कि कहीं अरुण उसे बच्चा देने से मना ना कर दे। लता दीदी, मन में एक बात है। अरे तू कोई बात मन में ना रख, खूब आराम कर, खूब अच्छा खा। टेंशन लेगी तो बच्चे पर असर होगा ना। शीना घर आती है। वो परेशान सी दिख रही थी तो सास समझ जाती है। देख शीना, कुछ बोल या ना बोल, लेकिन तुझे समझती हूं मैं। क्या हो गया, मुझसे भी छुपाएगी क्या? शीना जो सास को माँ का दर्जा देती थी, वो रो रो कर सारी बात बता देती है। सास को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात होती है? हम क्या इतने गए गुजरे हैं जो अपनी बहू का बच्चा डॉक्टर को नहीं दिखा सकते? माँ वो बोल रहे थे कि मेरी कोख किराए की है, जिसका किराया वो लोग दे रहे हैं। माँ जी, मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया है। लेकिन अब क्या करें? लता का मुंह देखकर शीना चुप रहती है। शीना को बच्चा होने में कुछ ही हफ्ते बाकी थे कि एक दिन प्रकाश एक वकील के साथ शीना के घर पहुंच जाता है। अरे प्रकाश जी, कैसे आना हुआ? साथ में वकील है तो कुछ लिखा पढ़ी का ही काम होगा ना अरुण। तभी शीना की सास भी आ जाती है। आंटी जी, ये लीजिए, बादाम काजू शीना को दे दीजिएगा। और हाँ, कल से मैं एक नौकरानी रखवा दूंगा। वो क्या है ना, अब से शीना काम नहीं करेगी। बेटा, मेरी बहू क्या करेगी और क्या नहीं, इसकी तू चिंता ना कर, और सीधी बात बता के क्या करने आया है। प्रकाश से पहली बार किसी ने टेढ़ी बात की थी। जी, मैं भी बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है ना, वकील साहब ने पेपर बनाया है, आप लोगों को साइन करना है बस। क्यों प्रकाश, क्या हम पढ़े लिखे नहीं है जो सिर्फ साइन कर दे? क्या लिखा है इसमें? लाओ, दो मुझे पेपर। अरुण वकील के हाथ से लेकर पेपर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि शीना के बच्चे को वो कानूनी रूप से अपना रहा है और कल को कहीं शीना या अरुण उस बच्चे पर हक जमाए तो वो बच्चा उन्हें नहीं मिल सकता। अरे क्या लिखा है, बताएगा भी? माँ, इसमें लिखा है कि बच्चा इन लोगों को देने के बाद उस बच्चे पर हम लोगों का कोई हक नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, कर दे साइन। पहले ही 2-2 लड़कियां बैठी हैं, अब तीसरी भी। समझदार हो। घर के सभी लोग पेपर पर साइन कर देते हैं और प्रकाश खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद शीना को बच्चा होता है। बधाई हो, बेटा हुआ है। बेटा हुआ है? ये बात जैसे ही शीना की सास सुनती है, खुशी से पागल हो जाती है। वाह, मेरे घर का चिराग आ गया, खानदान का नाम आगे चलाने वाला आ गया।
हे भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। कितनी खुशी की बात है कि शीना को बेटा हुआ है, उसका परिवार पूरा हुआ। वो लोग पागल है तो क्या तुम भी पागल वाली बात करोगी? ये बच्चा हम लोगों का है। अरे नहीं नहीं, शीना के घर में बेटे की जरूरत थी। लेकिन वो बेटा हम लोगों के भाग्य से हुआ है। बेटा हमारा है और मैं लेकर रहूंगा, और तुम चुप रहो नहीं तो। लता पति के सामने कुछ नहीं बोलती। प्रकाश शीना के कमरे में जाता है जहां उसका सारा परिवार होता है। देखो तो मैं अपने बच्चे को, लता को बुला लीजिए। अरुण, पता है वो तो भगवान के सामने ही आंख बंद करके बैठी है। उसे तो पता भी नहीं कि उसका बच्चा आ गया है। लाओ दो जरा मेरा बच्चा। सास कुछ कहती कि लता आ जाती है। दीदी, आपका बच्चा कैसा है? अरे कैसा आपका बच्चा शीना? लड़का है, मेरे घर में लड़का नहीं है, मैं नहीं दे सकती बेटा। अरुण और शीना माँ को समझाते कि उसके पहले ही प्रकाश बोल देता है। कैसी बात कर दी आंटी, मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं जानता था कि तमाशा होगा, ड्रामा करेंगे आप, झूठे इमोशन वाला, इसीलिए तो मैंने पक्का काम किया था। प्रकाश पेपर दिखाता है, साथ ही वो फाइल भी सामने रख देता है जिसमें उसने सारे खर्चों का बिल लगाया था। ये क्या है? देख अरुण, इस आदमी ने 100 रुपए के फलों का भी बिल लगाया है। ये तो। तभी लता बोल पड़ती है, क्यों न लगाए? किराया दिया है कोख का, एक एक पैसा हमारा था उस बच्चे के होने का। बेचारी शीना और उसका परिवार तो डर ही जाते हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, सो लता शीना से बच्चा लेकर चली जाती है। अगले रोज, माँ मैं लता दीदी के घर जा रही हूँ बच्ची को दूध पिलाने। शुरू के दिनों में तो माँ का दूध बहुत जरूरी होता है ना। हाँ हाँ, जा शीना। शीना लता के घर जाती है और लता अंदर से ही, क्या हुआ शीना? अभी तो तुम्हें आराम करना चाहिए, यहाँ क्या करने आई हो? दीदी वो बच्चे को दूध पिलाने और उसे देखने का भी मन था। नहीं नहीं, वो सो रहा है, हम लोगों ने ऊपर का दूध दे दिया है। जीजा जी एक बार बच्चे को देख लेने तो दीजिए, चुपचाप देखकर चली जाऊंगी। लेकिन लता और प्रकाश नहीं मानते, वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। बाहर धूप और गर्मी में खड़ी शीना को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। आसपास के लोग उसे उठाते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। अरे लता, ये तो तुम्हारी बहन है ना, जिसका बच्चा तुम ले आई हो। ये तुम्हारे घर के सामने कब से खड़ी है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? तभी अरुण और उसकी माँ भी आ जाते हैं। सास बच्चे को गोद में ले लेती है। लता दीदी, आपको देखकर हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि आपकी कोख भर जाए, लेकिन प्रकाश जी इस लायक नहीं कि वो हमारा बच्चा पाले। और हाँ, कोर्ट के दरवाजे से बच्चा लिया था ना, तो अब वहीं से वापस भी लेकर दिखा देना। देश का कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता जो माँ को अपने एक दिन के बच्चे से मिलने ना दे। नमस्ते।